तो पॉइंट नंबर डी में हम बात कर रहे थे कि जहां पे हमें एडवांस रिसीव हो गया तो सेक्शन जो है टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। और लेकिन गुड्स के केस में नोटिफिकेशन नंबर 66 की वजह से जो है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। गुड्स के केस में एडवांस के ऊपर जो है जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं बनती, लेकिन सर्विसेज के केस में जो है अगर हमारे पास एडवांस आ गया तो हमारे ऊपर उस टाइम पे उसकी लाइबिलिटी जो है अराइज हो जाएगी एज पर सेक्शन 13। जो हमने टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शन 12, 13 पढ़े थे, वहां पे सेक्शन 13 के तहत हमें पता है कि हमें सर्विसेज के केस में जो है जीएसटी पे करना है, तो हमें रिसीव वाउचर जो है पे देना होगा और उसके बिहाफ पे जो है हमें जीएसटी पे करना होगा। एग्जांपल लेते हैं, आपने मुझे एडवांस दिया, मेरे पास एडवांस आया, ठीक है, मैंने अभी सर्विस नहीं दी। सर्विस वाला एग्जांपल लेंगे क्योंकि सर्विस के केस में ही सिर्फ और सिर्फ जो है जीएसटी की लाइबिलिटी है, जो गुड्स में नहीं है। गुड्स के केस में एडवांस दिया होगा, लाइबिलिटी नहीं आएगी। सर्विसेज के केस में एडवांस दिया, मई में मुझे एडवांस मिला, मई में जो है मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई। मैं मेरे पास मान लो मेरे को 5,000 रुपए एडवांस मिला, ठीक है, 15,000 की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी, 5,000 एडवांस मिल गया। अब मुझे 5,000 पे जो मिला है उसकी मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा। रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो हमने जब रूल्स पढ़े थे तो वैल्यूएशन के रूल्स, रूल नंबर 35 के अंदर रिवर्स कैलकुलेशन हमने पढ़ी थी, राइट। कैसे थी, अगर मुझे 5,000 रिसीव हुआ, 5,000 डिवाइडेड बाय 100, अगर मान लेते हैं 18% है तो 118 इंटू 100 करके जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी, उसके ऊपर मैं जो है जीएसटी पे करूंगा, राइट। 5,000 के हिसाब से 5,000 बेसिकली मेरा ग्रॉस अमाउंट बन जाएगा और उस पर जो जीएसटी बनेगा एप्लीकेबल वो मैं पे करूंगा। तो मेरे मेरे मैं आपको रिसीट वाउचर इशू करूंगा और 5,000 पे जो जीएसटी का एलिमेंट निकल के आएगा वो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, राइट। ये कहता है पॉइंट नंबर डी कि रिसीट वाउचर जो है मेरे को आपको देना पड़ेगा कि मैंने जब एडवांस जो है रिसीव किया। अब पॉइंट नंबर ई में कहता है, पॉइंट नंबर ई में कहता है वेयर ऑन द रिसीट और द एडवांस पेमेंट with respect to any supply of goods and services or goods, but subsequently no supply was made and no tax invoice was issued, registered person may issue a refund voucher। आपने 5,000 रुपए दिया था, वो जो मुझे सर्विस देनी थी, जो मुझे सप्लाई ऑफ सर्विस देनी थी, वो सर्विस ही नहीं हो पाई, वो सर्विस ही नहीं दे पाई हो पाई। मैंने कहा ठीक है जी, 5,000 जो दिए हैं वो मैं रिफंड कर देता हूँ, 5,000 जो मुझे मिले हैं वो मैं रिफंड कर देता हूं। मैंने क्या, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैंने रिसीट वाउचर इशू किया था जब लिए थे, अब मैं वापस दे रहा हूं तो मुझे जो है रिफंड वाउचर जो है इशू करना होगा। मुझे रिफंड करने के लिए रिफंड वाउचर को यूज करना होगा, मुझे आपको रिफंड वाउचर देना होगा। तो ऐसे केस में क्या हो गया, पहले मैंने 5,000 लिया तो 5,000 रुपए के हिसाब से मैंने जीएसटी पे किया। अब मैंने रिफंड वाउचर जो है इशू किया, अब मैं रिफंड वाउचर इशू कर रहा हूँ और आपको तो मैं तो आपको 5,000 ही देने होंगे। 5,000 आपने मुझे दिए थे, मैं वापस भी सर्विस हुई नहीं, मैं 5,000 ही वापस करूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ यार 5,000 में से अब मैं रिवर्स कैलकुलेशन पांच मतलब मान लो रफली लेते हैं कि 4,500 और 500 रुपए जीएसटी बना और 5,000 टोटल वैल्यू। मैं सोच रहा हूँ यार 5,000 लिए थे, 5,000 में से 500 रुपए गवर्नमेंट ले गई और 5,000 ही वापस कर दिए, यहाँ तो 500 रुपए घाटा हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब मैं रिफंड वाउचर इशू करूंगा आपको 5,000 का, तो मैं रिफंड वाउचर के केस में जो है अपना गवर्नमेंट से जो मैंने 5,000 दिए थे, मैं गवर्नमेंट को कहूंगा भैया मैंने आपको जो है मेरे पास एडवांस आया था, मैंने एडवांस के ब्याह पे आपको 5,000 पे जो है 500 रुपए जो है पे करे थे और वो जो है सर्विस जो है हो नहीं पाई है, अब वो 500 रुपए मेरे को वापस कर दो, तो गवर्नमेंट जो है फिर वो मुझे वापस करेगी। तो इस तरीके की चेन बन गई। तो ऐसे केसेस में जो है ये ट्रीटमेंट रहेगा, क्योंकि गुड्स के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एडवांस मुझे आया, मान लेते हैं आप गुड्स वाला केस है, मेरे को एडवांस आया 5,000 रुपए, ठीक है, और 5,000 मेरे पास एडवांस आया, मेरे ऊपर कोई जीएसटी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, मैं ये रिसीट वाउचर इशू करूंगा, राइट, रिसीट वाउचर आपको इशू करूंगा। और जब वो अगर गुड्स का केस है और मैंने आपको गुड्स सप्लाई नहीं करी तो मैं रिसीट वाउचर भी इशू करूंगा, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को 500 रुपए नहीं दिए और ना मुझे गवर्नमेंट से 500 रुपए लेने पड़े, तो मुझे वहां पे दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्विसेज के केस में जहां पे मैंने 500 रुपए गवर्नमेंट को दिए और फिर 500 रुपए के लिए मैं रिफंड मांग रहा हूँ कि मेरे को 500 रुपए दे दो, मेरे 500 रुपए मैंने आपको जमा कराए हैं, दे दो दे दो दे दो गवर्नमेंट दे, फिर वो गवर्नमेंट का तरीका सब जानते ही हैं। तो वहां पे हमारे लिए जो है मुश्किल हो गई कि गवर्नमेंट को पहले मैंने दिए और वहां पे मेरी सर्विस हुई नहीं, तो मेरे को जो है वापस लेने पड़े। तो इसके लिए जो है
मैंने इसमें एक कंक्लूजन पार्ट बनाया है, मतलब ये हम अपना ये वो है, बाकी लॉ तो है जो यही बात कहता है कि आपको रिसीट वाउचर के ब्याह पे जो है पे करना होगा, और उसके लिए जो है रिफंड वाउचर से जो है अगर आपने सर्विस नहीं दी तो क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन इससे बेटर ये है, ये लॉ में नहीं लिखा हुआ जो मैं बात बता रहा हूँ, इससे बेटर ये है कि अगर हमें रिसीट वाउचर, अगर ये सर्विस वाला केस है और मैंने एडवांस ले लिया, सर्विस वाला केस है, मैंने एडवांस ले लिया, तो मैं बेटर इंस्टेड ऑफ रिसीट वाउचर, मेरे लिए अच्छा है कि मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर दूं। मेरे लिए इशू अच्छा है कि मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर दूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे जीएसटी तो वैसे भी पे करना है, 5,000 रुपए के हिसाब से रिसीट वाउचर के साथ मुझे जीएसटी तो वैसे भी पे करना है। और अगर मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा, अगर मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा, जीएसटी तो मेरे को दोनों केसेस में देना है, राइट? वहां पे क्या होगा, रिसीट वाउचर के बाद मुझे रिफंड वाउचर से फिर रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। इसमें मुझे क्या है, मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा, तो एक तरीके से, क्योंकि टैक्स इनवॉइस का जो प्रोविजन था सेक्शन 31(2) में हमने जो पढ़ा था, वहां पे था बिफोर एंड आफ्टर, पहले भी दे सकते हो टैक्स जो टैक्स इनवॉइस इशू करना है वो आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो मैं सर्विस देने से पहले भी इशू कर सकते हो, तो मैं एलिजिबल हूँ। 31(2) मुझे कहता है कि मैं पहले भी इशू कर सकता हूँ टैक्स इनवॉइस, तो मैं पहले ही इशू कर देता हूँ उस एडवांस के ऊपर, पहले ही मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर देता हूँ। उससे मुझे क्या आसानी होगी? उससे आसानी मुझे ये हो जाएगी कि मेरे पास जीएसटी तो मेरे पास जाना ही था, 500 रुपए तो मेरे जाने ही थे, और मुझे रिफंड क्लेम करना था। इजी ये हो जाएगा कि मुझे इंस्टेड ऑफ रिफंड वाउचर इशू करके गवर्नमेंट से रिफंड मांगने की जगह, अगर मैंने टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा और मेरी सर्विस नहीं होगी, तो मैं टैक्स इनवॉइस के बिहाफ पे मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। 5,000 का मैंने पहले टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा, उस टैक्स इनवॉइस को जीरो करने के लिए मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, और मुझे रिफंड मांगने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं टैक्स इनवॉइस के बिहाफ पे मैंने जो 500 रुपए पे किए होंगे, उसके रिगार्डिंग मेरा क्रेडिट नोट जो है इशू हो जाएगा, और मैं जो 500 रुपए मेरे गए होंगे वो वहां यूटिलाइज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली अपना ओपिनियन है कि इस तरीके से हम इसको फ्लो कर सकते हैं। बाकी लॉ ये कहता है कि आप रिसीट वाउचर जो है और रिफंड वाउचर इशू करो, ये आप इशू करो, साथ में आप बेटर है टैक्स इनवॉइस इशू कर दो। टैक्स इनवॉइस इशू करोगे, जीएसटी तो वैसे भी पे करना है, तो जीएसटी जाएगा, लेकिन लेने में आसानी हो जाएगी। लेने में आपको रिफंड वाउचर से के रिफंड वाउचर भी इशू करना है, रिफंड वाउचर से क्लेम करने की जगह आप जो है टैक्स इनवॉइस से क्रेडिट नोट इशू कर लेना। और क्रेडिट नोट अभी हम सेक्शन 34 पढ़ेंगे, जब अपकमिंग डिस्कशन में 34 पढ़ेंगे, तो वहां हम देखेंगे क्रेडिट नोट हमें कैसे इशू करना है, तो वो डिस्कशन करेंगे। बाकी ये सजेशन है कि वहां पे हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, हमें क्रेडिट नोट के ब्याह पे जो है हमने जो 500 रुपए पे करे होंगे वो हमारे जो है हमारे एडजस्ट हो जाएंगे, राइट? तो ये बेसिकली ये जो अपना जो डिस्कशन करी है मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दिस नोट फॉर गाइडेंस पर्पस ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए, कि कंक्लूजन इस तरीके से निकला कि इस तरीके से भी जो हम अपना टैक्स को जो है वो कर सकते हैं कि हमारी जो है हमें रिफंड क्लेम करने की जगह हम जो है क्रेडिट नोट इशू कर दें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जीएसटी ऑन एडवांसेस इन केस ऑफ गुड्स हैज बीन एग्जेम्प्टेड। ठीक है, ये तो गुड्स के केस में तो 66/2017 की वजह से जो है टाइम ऑफ सप्लाई हमारा नहीं बनता, और हमें जो है जीएसटी पहले पे नहीं करना पड़ता। वो एक्चुअल जब हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे तो जो है हमें जीएसटी पे करना होगा। लेकिन इन केस ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे एडवांसेस मिला सर्विसेज के केस में, उस केस में ये बेटर है कि आप टैक्स इनवॉइस इशू कर दो आल्सो विद द रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर तो इशू करना ही है, क्योंकि पॉइंट नंबर डी और ई का कंप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। तो जो है आप रिसीट वाउचर के साथ टैक्स इनवॉइस इशू कर दो एज पर सेक्शन 32(2), आपको क्योंकि अलाउ करता है टैक्स इनवॉइस बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विस आल्सो, पहले के भी आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, तो इसलिए पहले इनवॉइस इशू कर दो। एज इट बिकम बेनिफिशियल फॉर द टैक्स पेयर टू इशू क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइस आपने इशू किया होगा तो उसके बिहाफ पे आप उसको रिवर्स करके उसका क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। और इफ नो सप्लाई हैज बीन रेंडर्ड, तो आप क्रेडिट नोट इशू करके इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग रिफंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, द टैक्स इनवॉइस के बिहाफ पे जो है आप जो है उसको जो है क्रेडिट नोट से एडजस्ट कर सकते हो। ये जो है इसका कंक्लूजन पार्ट था। अब कहता है पॉइंट नंबर एफ में, पॉइंट नंबर एफ में जो हमने अभी नीचे भी डिस्कशन करी थी, क्या डिस्कशन करी थी, सेल्फ इनवॉइसिंग की वहां पे भी डिस्कशन करी थी। तो यहाँ पे सेल्फ इनवॉइसिंग कब कब एप्लीकेबल होगी हमारे ऊपर, सेक्शन 9394 हमने पढ़ा था ना, 9394, जहाँ पे स्पेसिफाइड क्लास ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज और स्पेसिफाइड गुड्स अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो आरसीएम के अंदर जो आती है 93 में, तो भी हमारे को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा। और हम अगर अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करते हैं, तो उस केस में 94 के तहत जो है हमारे ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी। तो उन केसेस में जो है
हमें क्या करना होगा, उन केसेस में जो है सेल्फ इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, कौन कौन इश्यू करेगा, वो इज लायबल टू पे टैक्स। कौन लायबल टू पे टैक्स है अंडर आरसीएम, रेसिपिएंट लायबल टू पे टैक्स है। यहाँ पे सप्लायर की बात नहीं हो रही। ऊपर जो नॉर्मल हम पढ़ रहे थे सारा सप्लायर के लिए था, ये रेसिपिएंट के लिए है, क्योंकि रेसिपिएंट को जो है 9493 में टैक्स पे करना है और उसको जो है उस टैक्स जो उसने पे किया उसका क्रेडिट लेना है। इसलिए उस क्रेडिट को लेने के लिए जो है उसको इश्यू करना होगा। क्या इश्यू करना होगा, एक इनवॉइस इश्यू करना होगा, जिसको कहा जाता है सेल्फ इनवॉइसिंग। अपने आप को इनवॉइसिंग रेज कर रहे हैं और उस इनवॉइसिंग के में जीएसटी लगा रहे हैं और वो जीएसटी को पे कर रहे हैं और उसी इनवॉइसिंग से जो है क्रेडिट भी ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट नंबर एफ में यही बात डाली गई है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो लाइबल है 93 में, उसको एक इनवॉइस इशू करना होगा, जिसके ब्याह पे जो है वो अपना क्रेडिट भी ले सकता है। यहाँ पे बेसिकली इनवॉइसिंग के लिए तो इसलिए ये इतना ही डाला गया कि आपको जो है एज अ रेसिपिएंट जो है अपने आप को सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है। इसके बाद जी पॉइंट में कहता है, जी पॉइंट भी जो है सेल्फ इनवॉइस, ये आरसीएम के बारे में बात करता है और ये भी रेसिपिएंट के लिए ही सेक्शन है। दोनों के दोनों ये जो सेक्शन है ये रेसिपिएंट के लिए। पॉइंट नंबर एफ और जी जो है रेसिपिएंट के लिए है और जहाँ पे 93 और 94 के अंदर उसकी लाइबिलिटी बन रही है तो वहां पे वो अमाउंट तो पे करेगा ना। मैं सप्लायर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैंने सप्लाई करी आपको, 10,000 रुपए चार्ज करे तो 10,000 पे मैं तो जीएसटी पे नहीं करूंगा। आप उस 10,000 पे जीएसटी पे करके क्रेडिट लोगे और मेरे को कितनी पेमेंट करोगे, मेरे को 10,000 ही पेमेंट करोगे। तो जब आप मेरे को 10,000 रुपए पेमेंट करोगे तो वहां पे उस केस में आपको क्या इशू करना होगा, आपको जो है पेमेंट वाउचर इशू करना होगा। आप मुझे जब 10,000 पेमेंट करोगे तो मुझे आपको जो है मेरे को क्या इशू करना होगा, पेमेंट वाउचर इशू करना होगा। पॉइंट नंबर जी जो है ये बात कह रहा है। पॉइंट नंबर एफ और जी में क्या फर्क है, जी एफ भी आपको करना है एज अ रेसिपिएंट, जी भी आपको करना है। एफ में आपको जो है सेल्फ इनवॉइसिंग रेज करनी है अपने लिए और जीएसटी पे करने के लिए और क्रेडिट लेने के लिए। और पॉइंट नंबर जी में जो है आप जब मेरे को पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट देते टाइम जो है आपको जो है पेमेंट वाउचर इशू करना है। पेमेंट वाउचर कब करना है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। जब आप मेरे को पेमेंट करोगे 10 की तो वहां पे आपको जो है पेमेंट वाउचर इशू करना है। तो यही बात यहाँ पे लिख दी है सेक्शन 31(3)(f) एंड 31(3)(g अबव। टाइम ऑफ इशू ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग एंड पेमेंट वाउचर इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि पेमेंट तो हो सकता है आप मुझे बाद में कर रहे हो, लेकिन आपकी जो आरसीएम की लाइबिलिटी आ जाएगी उसके लिए आपको जब आपकी लाइबिलिटी आएगी तो आपको आपको एफ एफ पॉइंट के अंदर जो है सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है। लेकिन आप जब भी मुझे आगे बाद में पेमेंट करोगे तब आपको पेमेंट वाउचर इशू करना है। तो दोनों की जो डेट है, दोनों की डेट जो है डिफरेंट हो सकती है। एज सेल्फ इनवॉइसिंग इज मेड व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड अंडर 9394 और ऑल्दो पेमेंट वाउचर इज इशूड व्हेन द पेमेंट इज मेड। जब पेमेंट मेड होगी तो पेमेंट वाउचर इशू होगा और 9394 के तहत जो है वो सेल्फ इनवॉइसिंग होगी। तो दोनों की डेट जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अब पॉइंट नंबर 4 में कहता है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विसेज नहीं है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर में हर रोज सुबह अखबार डाल के जाता है, हर रोज अखबार डाल के जाता है, तो हर रोज वो बिल भी नहीं डालता, हर रोज बिल नहीं डाल के जाता, हर रोज अखबार डाल के जाता है और महीने के एंड में जो है वो हर महीने जो है वो उसका बिल जो है हमें चार्ज कर देता है। उसपे जो है वो बिल हमें जो चार्ज कर देता है तो वो हमारे लिए क्या हो गई, जो हमें रोज जो अखबार देके जा रहा है वो हमारे लिए कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है, वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हमें दे रहा है। रोज वो क्या कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है। तो उस केस में इनवॉइसिंग का क्या इशू है, इनवॉइसिंग का क्या वे है, तो कहता है उस केस में इनवॉइस इशू करना होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड और एट द टाइम ऑफ पेमेंट इज रिसीव्ड। चाहे कैसे, क्या कह रहा है ये कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, हर महीने के एंड में वो आप एक पर्ची बना के ले आता है कि आपके इतने रुपए हो गए, राइट। तो ऐसे केस में उसकी इनवॉइसिंग कब होनी है, उसकी उसको टैक्स इनवॉइस इशू कब करना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट बना रहा है वो उससे पहले या उस स्टेटमेंट के टाइम पे उसकी लाइबिलिटी है कि वो टैक्स इनवॉइस इशू करे। और लेकिन आपने कहा यार ये तो पहले एडवांस ही ले ले, क्या बार बार ये वो करता रहता है, पर्चियां लाता रहता है। उसको अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दी तो उस केस में एडवांस के इज पेमेंट इज रिसीट। अगर पेमेंट उस केस में रिसीट हो गई, कॉन्टिन्यूस सप्लाई
ऑफ सर्विस के केस में, तो वहां पे भी टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा। फर्क समझ में आ रहा है? गुड्स के केस में एग्जेम्प्टेड था ऊपर से नोटिफिकेशन 66/2017 में, लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, वहां पे पेमेंट रिसीव हो रही है, तो वहां पे भी हमारा टाइम ऑफ जो है इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया वो लिख दिया कि न्यूज़पेपर डिस्पैच विद इन द मंथ वुड बी चार्ज एट द मंथ एट बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बना के हमें दे देता है कि आप मैंने इस तारीख को इतने 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 जो है आपको जो डिस्पैच हुए हैं, या फिर वो मंथली जो है लिख देता है आपके मंथली जो है 300 रुपए 250 रुपए हो गए, तो इसके बिहाफ पे जो है उसकी जो है इनवॉइसिंग की लाइबिलिटी आ जाएगी। अब हमने देखा कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में। अब कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में कैसे रहेगा? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जो है टैक्स इनवॉइसिंग कब इशू करनी है? अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल है, मान लो कि आपने प्रीपेड कनेक्शन ले रखा है एयरटेल का, आपने प्रीपेड कनेक्शन ले रखा है एयरटेल का, आपको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मिल रही है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मिल रही है, और लास्ट में क्या होता है, फिर एक दिन आपके बिल आ जाता है, उसमें ड्यू डेट मेंशन होती है, उसमें ड्यू डेट मेंशन होती है कि इस तारीख तक आप अपनी बिल पे कर दो, अदरवाइज फिर उसके बाद जो है वो जो है लेट फी चार्ज हो जाती है। उसमें उसमें जो है उसके बाद अलग अमाउंट दिया होता है ना, उसमें बिफोर इतना, अगर इस डेट से पहले करोगे तो इतना पे करना है, इसके बाद पे करोगे तो इतना पे करना है। तो वहां पे ड्यू डेट जहां पे मेंशन है, ड्यू डेट इज एसर्टेनेबल, तो उस केस में इनवॉइस कब इशू करना है? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। आपकी मंथली मंथली जो है, मान लो अप्रैल, एक पूरे मंथ की साइकिल जो है चलती है, उसके बाद जो है आपकी ड्यू डेट जो है, आपको 10 दिन दिए जाते हैं आपके बिल पे करने के लिए। तो आप कब तक आपको इनवॉइस इशू करना है? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। मतलब मान लो अगर आपके जो है अप्रैल मंथ का कंजम्पशन जो है, अप्रैल मंथ की कंजम्पशन, आपकी अप्रैल का बिल आता है पूरे पूरे, और आपको अप्रैल 1 तारीख से जो है 10 तारीख तक का 1 तारीख से 30 अप्रैल का आपका जो है बिल आता है, और आपको यहाँ से 10 दिन दिए जाते हैं कि 10 मई 2021 आपकी ड्यू डेट बन गई, तो आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है? वो कहता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। कब? मतलब 10 मई 2021 से आपका जो अप्रैल मंथ की जो सप्लाई है उसके लिए कब तक इशू इनवॉइस करना होगा? 10 मई 2021 से पहले पहले, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। राइट? एग्जांपल याद रखना एयरटेल का बिल वाला, ठीक है? बी पार्ट में अगर ड्यू डेट नहीं है, ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट इज नॉट एसेटेनेबल, कोई ड्यू डेट वाला हिसाब नहीं है, ड्यू डेट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या रहेगा? फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीट द पेमेंट। बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीट द पेमेंट। आपका आप जो है आपका एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इतने परसेंट काम हो जाएगा तो इतनी पेमेंट ले लेना, इतने परसेंट काम हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगर आपने 50%, अगर 30% काम कर दिया तो 30% पेमेंट, उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट जो है नेक्स्ट 20% काम हो गया, फिर नेक्स्ट 20% पेमेंट, ऐसे ऐसे जो है ड्यू डेट नहीं डिसाइड हुई, वर्क का जो टेन्योर है डिसाइड हुआ कि कितना काम होने पे कितनी पेमेंट जो है डिमांड कर सकते हो, तो वहां पे ड्यू डेट जो है एसर्टेनेबल नहीं है, ड्यू डेट इज नॉट एसर्टेनेबल। तो ऐसे केस में इनवॉइस कब रेज करना है? इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इतने परसेंट काम हो गया, 20% काम हो गया, तो अब इतनी 10,000 की पेमेंट ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 30% काम हो जाएगा तो जो है नेक्स्ट 20,000 का लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद जो है 50% जो रिमेनिंग काम रह जाएगा उसके लिए 40,000 रुपए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आपका डिसाइड हो गया जिसमें कोई ड्यू डेट नहीं है, लेकिन जो टास्क है उसकी परसेंटेज डिसाइड है। तो ऐसे केसेस में इनवॉइस कब इशू होगा? बिफोर एट द टाइम ऑफ व्हेन द सप्लायर ऑफ द सर्विस रिसीव द पेमेंट। जब आपका जितने परसेंट काम हो जाएगा उतने परसेंट के जो है आप पेमेंट रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, या आप पेमेंट रिसीव करोगे तो आप जो है उससे पहले या तब एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। एग्जाम्पल ध्यान रखो, एग्जाम्पल से कोरिलेट होएगा ये चीज तब समझ आएगी। ऊपर वाले में ड्यू डेट थी, वहां पे फिक्स पीरियड था, तो ड्यू डेट से पहले का टाइम दे दिया कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। बी पार्ट में क्या है कि वहां पे जो है आपको जो है क्या करा गया, उसमें परसेंटेज बांट दी कि इतना परसेंट काम हो जाएगा इतने पैसे ले लेना, इतना परसेंट काम हो जाएगा इतने पैसे ले लेना। तो उस पैसे लेने के लिए जब आप एलिजिबल हो जाओगे तो आपको जो है पेमेंट जब मिल जाएगी उससे पहले पहले जो है आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। तो कहता है पेमेंट रिसीव और
टू बी रिसीव्ड इज द कंसिडर्ड एज द इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना होगा? पेमेंट या तो रिसीव हो गई या फिर टू बी रिसीव, हम एलिजिबल हो गए पेमेंट लेने के लिए, तो टू बी रिसीव के केस में भी टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। पॉइंट नंबर सी में कहता है विद द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, वेयर पेमेंट इज linked to the completion of an event, the invoice shall be issued on or before the date of completion of that event। वहां पे इवेंट कंप्लीशन करने की बात कर दी कि ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई, आपकी जैसे ही वो चीज कंप्लीट हो गई आप जो है पेमेंट ले लेना, आपका ये टास्क पूरा हो गया आप पेमेंट ले लेना। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आपका टास्क पूरा हो जाएगा तो आपको जो है उससे पहले या उस टास्क जब पूरा हुआ वहां तक आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। तीनों चीजों में फर्क समझ आ रहा है? वहां पे ड्यू डेट थी, सेकंड में ड्यू डेट नहीं थी, वहां पे जो है परसेंट, वहां पे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो बांटी हुई थी कि इतने परसेंट पे इतना। और थर्ड वन में क्या है कि जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाए, जब आपका टास्क पूरा पूरा हो जाएगा तो आप एलिजिबल भी हो जाओगे पैसे लेने के लिए, तो कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट पे जो है आपको टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना है। तीनों में बेसिकली ये फर्क हमारा बन के आता है। पॉइंट नंबर सी में कहता है, ओ सॉरी 6 में कहता है इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस, सप्लाई हो रही थी बीच बीच में, ठीक है, लेकिन क्या हुआ बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, एक तरीके से वो सप्लायर या रेसिपिएंट जो है किसी चीज में जो है बहस हो गई और खत्म हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया, सर्विस सीजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो बीच में ही सर्विस जो है रुक गई, तो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई इनवॉइस इशू एट द टाइम वेयर द सप्लाई सीज। और लेकिन ये सप्लाई बीच में ही रुक गई तो कितने का इनवॉइस इशू करना होगा? टू द एक्सटेंड सच सप्लाई मेड। 1 लाख रुपए का जो है सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक ही 1 लाख रुपए की जो है सप्लाई दी जाएगी, लेकिन क्या हुआ कि बीच में काम चल रहा था, 20% ही काम कंप्लीट हुआ था और 20% में जो है डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो 20% जो है काम हुआ था बिफोर द, उस केस में क्या होगा 20% का जो है इनवॉइस रेज कर देंगे। वो कब रेज होगा? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई इनवॉइस इशू एट द टाइम ऑफ सप्लाई सीजेस। जिस दिन सप्लाई जो है खत्म हो गई, जिस दिन उनका डिस्प्यूट अराइज हो गया हमारे एग्जांपल के हिसाब से, वहां पे वो जो है उसको जो है टैक्स इनवॉइस आप इशू कर दो, जितना आपका काम हुआ है उतने का टैक्स इनवॉइस जो है इशू कर दो। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो टाइम पीरियड दिया था क्या था? रिमूवल ऑफ गुड्स का और डिस्पैच का, वहां पे टैक्सेबल गुड्स के केस में है जो टाइम था। ये कहता है कि मैं, सबसेक्शन 7 कहता है कि मैं नहीं मानता कि सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है। वो कहता है कि गुड्स बीइंग सेंड और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर द सेल और रिटर्न, goods are sent on approval for the sale or return and are removed before the supply take place, invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal। उसमें क्या था, उसमें क्या लिखा था कि रिमूवल के टाइम पे जो है आपको जो है जीएसटी पे करना होगा, लेकिन अगर जो हमारी सप्लाई हुई है वो सप्लाई इस कंडीशन पे हुई है कि अगर हमारा जितना माल बिकेगा उतने पे हम जो है उतना जो है उतनी वैल्यू दे देंगे, उसके बाद जो अपना माल नहीं बिका वो जो है हम वापस कर देंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस पे जो है माल जाएगा। मान लेते हैं ये कंपनी है कोई, ठीक है, मान लो मारुति, ये मारुति कंपनी है, इसने एक नया मॉडल जो है लॉन्च किया, ठीक है, इसके नए अलग अलग आउटलेट्स हैं, आउटलेट 1, आउटलेट 2, आउटलेट 3, इसके अलग अलग आउटलेट्स हैं। इस कंपनी ने क्या किया, इसने जो है नई गाड़ी लॉन्च करी, या मान लो नेक्सा है, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एग्जांपल समझना है। इसने नई गाड़ी लॉन्च करी, इसने कहा ये नई गाड़ी आई है, ये आप अपने पास रखो, ठीक है, ये अपने पास आपको ये गाड़ी रखो, इस गाड़ी के जो है जिस हिसाब से आपकी सप्लाई होती जाएगी उस हिसाब से जो है इसकी ट्रीटमेंट करते जाएंगे जीएसटी की भी। इसने जो है 2 गाड़ियां यहाँ भेज दी, ये थोड़ा बड़ा आउटलेट था, 3 गाड़ियां यहाँ भेज दी और ये छोटा सा था यहाँ एक गाड़ी यहाँ भेज दी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इन्होंने गाड़ी जो है भेजी है फॉर सेल, ये अभी एक्चुअल में सप्लाई नहीं हुई है, अभी एक्चुअल में सप्लाई नहीं हुई है, ऑनरशिप किसकी है, एक्चुअल में सप्लाई नहीं हुई है। यहाँ पे इसको जब ये सप्लाई करेगा तो ये जब इसको ट्रांसफर करेगा, इसको क्या कहेंगे हम, गुड्स सेंड
ऑन अप्रूवल। इसको कहते हैं गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, कि यहाँ पे इसको जो है अप्रूवल के लिए भेज दिया, यहाँ पे अगर ये सप्लाई हो गई तो जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी, अदरवाइज जो है ये माल इसको वापस चला जाएगा, माल जो है वापस चला जाएगा। ऐसे केसेस में कहते हैं, तो पॉइंट नंबर सबसेक्शन 7 कहता है कि मैं रिमूवल, यहाँ से जब ये गाड़ी रिमूव हुई थी, अदरवाइज पहले सबसेक्शन 31 क्या कहता था कि यहाँ पे रिमूवल के टाइम पे ही जो है जीएसटी ले लो, लेकिन सबसेक्शन 31 सबसेक्शन 7 कहता है कि रुको, मैं नहीं मानता, यहाँ पे रिमूवल के टाइम पे जीएसटी नहीं लेना, यहाँ से जब सप्लाई हो जाएगी, यहाँ से जब सप्लाई हो जाएगी वहां पे जो है मानेंगे, वहां पे जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। ये कौन कहता है? ये बात करता है सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 बात करता है कि आप हमारी जब रिमूवल हो जाएगी, जब आउटलेट 1 जो है गाड़ियां बेच देगा, मान लो 2 में से 1 गाड़ी बिक गई, तो 1 गाड़ी की जो है सप्लाई मान ली जाएगी, इसके ऊपर जीएसटी इंपोज हो जाएगा। ये 3 गाड़ी में से ये 2 गाड़ी बिक गई, तो ये 2 गाड़ी की सप्लाई मान ली जाएगी, 1 गाड़ी वापस चली जाएगी। ये 1 गाड़ी मान लो नहीं बिकी, तो कोई भी सप्लाई नहीं होगी। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट रहेगा। सप्लाई तब नहीं मानी जाएगी जब रिमूवल हुआ, जब आगे से वो सेल कर देगा तब जो है सप्लाई उसकी मानी जाएगी। दोबारा प्रोविजन में लेके चलता हूं, तो प्रोविजन इसके रिगार्डिंग क्या बात करता है? कहता है गुड्स सेंड और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल के लिए गई आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेकन प्लेस, are removed before the supply taken place, the invoice shall be issued before or at the time of supply, before or at the time of supply। कब होगा वो at the time of supply? before, जब वो आउटलेट उसको बेच देगा, जब आउटलेट उसको सेल कर देगा, तब जाके जो है इनवॉइस जो है इशू करना होगा, उस टाइम पे इनवॉइस जो है इशू करना होगा। ये फर्क आता है दोनों प्रोविजो में। और यहाँ पे लिखा गया और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज earlier, और 6 month from the date of removal whichever is earlier, मतलब मैक्सिमम टाइम जो दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का दिया गया। ये मान लेते हैं यहां से जब फैक्ट्री से गया था तो 1 अप्रैल, इसको अलग डेट लेके चलते हैं, इसको मान लेते हैं ये 1 जनवरी 2021 को जो है यहाँ से जो है यहाँ से गया था गुड्स एंड ऑन अप्रूवल। तो यहाँ से जो है सेंड हुआ, और यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड 6 महीने का जो है गवर्नमेंट इंतजार करेगी। 6 महीने तक जो है वो कहती है कि ठीक है, आप टैक्स इनवॉइस मत काटना, टैक्स इनवॉइस नहीं काटेंगे, जीएसटी नहीं मिल रहा अभी, राइट, गवर्नमेंट को अभी जीएसटी नहीं मिल रहा, 6 महीने का गवर्नमेंट वेट करेगी। 6 महीने के बाद जो है इसको सप्लाई मान लिया, इसको जो है यहाँ पे 6 महीने के बाद जो है इसको टैक्स इनवॉइस जो है इश्यू करना होगा। या तो 6 महीने के अंदर वो सेल हो जाएगा, 6 महीने के अंदर मान लो ये 2 गाड़ियां सेल कर दी, ये 1 गाड़ी 6 महीने में सेल कर दी, राइट, 6 महीने का टाइम है, सेल नहीं हुई वापस भेज दो, सेल नहीं हुई वापस भेज दो, अदरवाइज उसको जो है उस टैक्स इनवॉइस जो है काटना पड़ेगा 6 महीने के बाद, राइट। अब इसमें से एग्जांपल लेके चलते हैं, 6 महीने हमारा कब पूरे हुए? 30/6/2021 को, 30/6/2021 को हमारे 6 महीने पूरे हो गए। केस 1 लेके चलते हैं, ये मान लेते हैं सेल जो है आउटलेट 1 की और आउटलेट 2 की, आउटलेट 1 की 1 गाड़ी बिकी थी और आउटलेट 2 की भी 2 गाड़ी बिकी थी, 2 कार और 1 कार, इनकी जो बिकी, मान लो इनकी जो है 1/5/2021 को ही बिक गई, और इसकी जो है 15/4/2021 को बिक गई थी 1 गाड़ी, और दूसरी गाड़ी इसकी जो है 13/5/2021 को बिक गई थी। तो इसकी सप्लाई, इसकी टैक्स इनवॉइस कब बनाना पड़ेगा? इस केस में टैक्स इनवॉइस कब बनाना पड़ेगा? इन डेट्स पे ही टैक्स इनवॉइस जो है तीनों का तीनों बनाना पड़ेगा। टैक्स इनवॉइस कब बनेगा? एक, ये जो डेट्स हैं इन्हीं डेट्स में जो है टैक्स इनवॉइस भी बना जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या था, ऑन और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर मैक्सिमम 6 महीने। तो वहां पे बिफोर मेकिंग सप्लाई, जब वो गाड़ी बेचेगा वहां पे उसको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि कोई भी गाड़ी नहीं बिकी 6 महीने तक, 6 महीने होने वाले थे, कोई भी गाड़ी नहीं बिकी, सारा की सारी गाड़ियां वापस चलेगी, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई टैक्स इनवॉइस नहीं, कोई कुछ नहीं, जो माल था वो सीधा का सीधा गुड्स एंड अप्रूवल आया और वापस चला गया, कुछ भी नहीं होगा। जो पार्शली गाड़ी बिकी वो भी हमने देख लिया, सारी गाड़ी बिक गई 30/6 से पहले ही, सारी जिन जिन डेट पे बिकेगी सप्लाई मान ली जाएगी, और 30/6 को अगर गाड़ी नहीं बिकी और वो यहाँ पे पड़ी है वापस नहीं गई, तो यहाँ पे 30/6 को जो है टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना होगा।
ये अलग-अलग सर्कमस्टांसेस हमारे बन के आ जाएँगे कि मैक्सिमम 30/6 तक का टाइम पीरियड दिया जाएगा, उससे पहले या तो सप्लाई हो जाएगी, तो सप्लाई होते ही उससे बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो है टैक्स इनवॉइस काट दो या फिर वापस भेज दो। राइट? तो इस तरीके के जो है यहाँ पे प्रोविज़न में यही कहा गया है कि अगर गुड्स एंड अप्रूवल है तो बिफोर, यहाँ पे बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो है हमें जो इनवॉइस काटना होगा या फिर मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम टाइम जो दिया गया है, मैक्सिमम जो है हमें 6 महीने का टाइम अलाउ करा गया है। ये एक्सेप्शन हो गई 31(1) की। 31(1) तो कहता है स्टार्टिंग में ही दे दो, रिमूवल में ही दे दो। यहाँ पे जो है इसने कर दिया कि आप जो है वेट कर सकते हो, जो है डेफर कर सकते हो मैक्सिमम कब, लेकिन वो सिर्फ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल के केस में रहेगा कि आपने अप्रूवल के लिए भेजा और माल जब बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका वो वापस आ जाएगा। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल देखो नाम से सोचो, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, सेंड किया, अगर अप्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वापस आ जाएगा। उस केस में इस तरीके का ट्रीटमेंट रहेगा। 31(1) की तरह नहीं कि रिमूवल पे ले लें, यहाँ पे जो है वेट करेंगे, बिक गया तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है उस टाइम पे ही टैक्स इनवॉइस रेज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ 6 महीने तक बेचना होगा, 6 महीने तक नहीं बिका तो वापस दे दो। अदरवाइज़ नहीं दिया तो 6 छठे महीने में जो है टैक्स इनवॉइस इश्यू करना होगा। लास्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं आज के डिस्कशन में। एक्सप्लेनेशन जैसे ये कहता है कि टैक्स इनवॉइस जो है उसमें इंक्लूड होगा रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज्ड इनवॉइस आज हम देख चुके हैं कि क्या होगा। रिवाइज्ड इनवॉइस जो हमने देखा कि हमने जब रजिस्ट्रेशन के लिए हम लायबल हो गए थे और जब तक हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिली थी, उस टाइम पीरियड में जो हमें सप्लाई करनी पड़ी थी, उसके केस में उसके लिए जो है उसकी भरपाई के लिए हमें जो है रिवाइज्ड इनवॉइस जो है इश्यू करना पड़ा था, क्योंकि हम लायबल टू जीएसटी हो गए थे, लेकिन हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं था, तो हमने जो उस पीरियड में सप्लाई करी थी उस पे रिवाइज्ड इनवॉइस इश्यू करेंगे और वो जो है टैक्स इनवॉइस का पार्ट ही माना जाएगा। इसलिए टैक्स इनवॉइस जो है इंक्लूड करता है रिवाइज्ड इनवॉइस। तो इसी के साथ आज जो है हमारा सेक्शन नंबर 31 जो है कंप्लीट होता है। सेक्शन 31 को फटाफट हम रिकॉल करते हैं 2 मिनट के अंदर और फिर जो है कल से हम जो है सेक्शन 31 जो बाकी रिमेनिंग सेक्शन है उसको कवर अप करेंगे। तो सेक्शन 31 में जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि रिमूवल, फटाफट हम इसको रिवाइज करते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन कहता है कि कब तक इनवॉइस टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है। 3 बातें आ गई थी कि रिमूवल में क्या कह रहा था, रिमूवल अगर आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिस्पैच करते हो तो डिस्पैचिंग, राइट, और अगर आप कलेक्शन फ्रॉम द गुड्स फ्रॉम द काउंटर सेल है तो वहीं से, और अगर डिलीवरी फॉर मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट तो वहां से। 3 सर्कमस्टांसेस हमारे बन गए थे, तीनों से पहले उस सर्कमस्टांसेस से पहले पहले और एट द टाइम जो है हमें टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है। उसके बाद कहा था कि जो पॉइंट नंबर 2 में हमने बात करी थी किसके लिए, सर्विसेज के केस में। सर्विसेज के केस में फर्क ये था कि बिफोर और एट द टाइम हम जो है टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर कब तक, मैक्सिमम 30 डेज या 45 डेज, उससे ज्यादा जो है हम डिले नहीं कर सकते। इसके बाद हमने बात करी थी कि टैक्स इनवॉइस की जगह कुछ अदर डॉक्यूमेंट को भी टैक्स इनवॉइस माना जा सकता है, और टैक्स इनवॉइस की जगह अदर डॉक्यूमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किए हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह प्रिस्क्राइब करी है, एयर टिकट प्रिस्क्राइब करी है कि इनके बिहाफ पे भी जो है हम क्रेडिट ले सकते हैं और साथ में जो है इसको भी टैक्स इनवॉइस जो है माना जाएगा, राइट। इसके बाद हमने क्या बात करी थी, हमने रिवाइज्ड इनवॉइस की बात करी थी कि हम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हो गए और जब तक हमारी रजिस्ट्रेशन आएगी उस ड्यूरेशन के लिए जो है हमें इनवॉइस जो हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं उसके बिहाफ पे हमें रिवाइज्ड इनवॉइस जो है इशू करना होगा। उसके बाद हमने जो है बात करी थी कि अगर वैल्यू ऑफ द सप्लाई जो है 200 रुपए से कम की है तो हम कंसोलिडेटेड जो है इनवॉइस बना सकते हैं। अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है उसके लिए जो है हम कंसोलिडेटेड पूरे दिन का जो है एक इनवॉइस जो है इशू कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि अगर जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज है, या जो हम सप्लाई कर रहे हैं अंडर कंपोजिशन स्कीम कर रहे हैं, तो हम टैक्स इनवॉइस नहीं काटेंगे, हम बिल ऑफ सप्लाई काटेंगे, क्योंकि हमने कोई भी टैक्स नहीं चार्ज करना, हम उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई काटेंगे, राइट। इसके बाद हमने बात करी थी कि पूरे दिन में इस बिल ऑफ सप्लाई के केस में भी हम पूरे दिन की जो है कंसोलिडेटेड वैल्यू का जो है बिल काट सकते हैं अगर हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है 200 रुपए से कम की है। उसके बाद हमने एडवांस पेमेंट के बारे में बात करी थी कि अगर हमारे को एडवांस पेमेंट आई है तो हमें जो है एडवांस जो है रिसीट वाउचर जो है इशू करना होगा। और बाद में ई पॉइंट में हमने बात करी थी कि अगर वो एडवांस जो है यूटिलाइज नहीं हुआ और सर्विस जो है कैंसिल हो गई, या तो उस केस में जो है सर्विस या गुड्स जो है बेसिकली वो जो है रेंडर नहीं हुआ, जो है जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हमें जो है रिफंड वाउचर इशू करना होगा। और उसका जो कंक्लूजन है वो भी मैंने बताया था कि इंस्टेड ऑफ रिफंड वाउचर
बेटर है कि हम जो है रिफंड और रिसीट ये तो हमें कंप्लाई करना ही है। हम टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दें, तो हम क्रेडिट नोट इश्यू करके अपने जो है रिफंड की जगह जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने रेसिपिएंट से रिलेटेड 2 चीज़ें बात करी थी कि रेसिपिएंट को क्या करना है। रेसिपिएंट को जो है सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है एक तो, और दूसरा जो वो रेसिपिएंट पेमेंट करेगा, जब हमने एग्ज़ाम्पल क्या लिया था, मैं एडवोकेट और आप रेसिपिएंट थे, तो आप जब पेमेंट करोगे तो वहाँ पे उस टाइम पे पेमेंट वाउचर इश्यू करोगे, और जो आरसीएम के लिए जो आपकी सेल्फ इनवॉइसिंग बनेगी, उसके ब्याह पे आपको सेल्फ इनवॉइस करके उसका क्रेडिट ले सकते हो, राइट? पॉइंट नंबर 4 में सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 में हमने बात करी थी कि वहाँ पे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या ट्रीटमेंट रहेगा। वहाँ पे बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच स्टेटमेंट जो है या फिर पेमेंट पहले मिल गई, तो वहाँ पे उसकी टैक्स इनवॉइस जो है इश्यू करना होगा। उसके बाद कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हमने डिफरेंट सिनेरियो करे थे। पहला सिनेरियो था जहाँ पे जहाँ पे ड्यू डेट जो थी एसेटेनेबल थी, जैसे जहाँ पे हमने एयरटेल क्या प्रीपेड कनेक्शन की पोस्टपेड कनेक्शन की बात करी थी, वहाँ पे हमारा जो ड्यू डेट है उससे पहले हमें टैक्स इनवॉइस इश्यू करना होगा। दूसरा, हमने जहाँ पे ड्यू डेट एसेटेनेबल नहीं थी, वहाँ पे हमने देखा था कि क्या रहेगा उसमें, उस केस में क्या रहेगा, जिस पोर्शन में हमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से जब हम एलिजिबल हो जाते हो पैसे लेने के लिए, या फिर हमें पेमेंट मिल गई, तो हमें उससे पहले जो है टैक्स इनवॉइस इश्यू करना होगा। और उसके बाद जो है कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, अगर किसी इवेंट को कंप्लीशन करने की कंडीशन है, तो ऐसे केसेस में कंप्लीशन ऑफ द इवेंट से पहले या एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन जो है हमें टैक्स इनवॉइस इश्यू करना होगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट में बात करी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर बीच में ही खत्म हो जाता है, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ उसको जिस दिन वो खत्म हो गया उस दिन जो है हमें टैक्स इनवॉइस इश्यू करना होगा। लास्ट में हमने बात करी, जहां पे हमने गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल की बात करी, वहां पे वो सबसेक्शन 1 को ओवरराइड करता था, और वहां पे रिमूवल के टाइम पे जो है जीएस टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करना। वहां पे टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना है, जब हमारा एक्चुअल सप्लाई हो जाएगी, जो और सप्लाई हो जाएगी उससे पहले या उस दिन तक जो है हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना है। और मैक्सिमम जो टाइम दिया गया उसमें 6 महीने का मैक्सिमम टाइम दिया गया। 6 महीने तक जो है हमारा जो है पीरियड वेट किया जाएगा, उसके बाद जो है हमारे लिए तो मैक्सिमम जो है टैक्स इनवॉइस इशू करने की लायबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने सेक्शन 31 और इससे रिलेटेड जो रूल्स थे वो जो है करे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका सेक्शन 31 ए से शुरू करेंगे। सेक्शन 31 ए जो है नया इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद जो रिलेवेंट आगे के सेक्शंस हैं वो भी हम नेक्स्ट डिस्कशन में कल जो है शुरू करेंगे।